हेलो बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर दूसरा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस या स्फेरिकल मिरर, है ना। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, है ना। ये आपका लेक्चर 5 है ना, 5वां लेक्चर है। और हमने, है ना, इससे पहले जो, है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, है ना, रिफ्लेक्शन विथ प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, है ना। तो वो चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस या स्फेरिकल मिरर। तो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, याद रखेंगे कि कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, वेरियस टाइप का हो सकता है। जैसे सिलिंड्रिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है। लेकिन हम लोग को सिर्फ कौन सा पढ़ना है? कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस में सिर्फ क्या पढ़ना है? स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो तो इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, है ना, स्फेरिकल मिरर भी बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हम लोग किसको बोलेंगे? यदि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का पार्ट हो तो उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर आपका ये दो टाइप का होता है। स्फेरिकल मिरर हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे। एक है कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और इसको हम लोग, है ना, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा, स्फेरिकल मिरर तो होगा, सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। और कॉनकेव जो होगा वो ऐसा होगा, ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। देखेंगे बच्चा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। यदि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउट, है ना। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है तो इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है ना, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग इन, मतलब अंदर की तरफ, है ना, धंसा हुआ है। बल्जिंग इन का मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, और बल्जिंग आउट का मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ हो, है ना। बल्जिंग आउट का मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ हो, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि बाहर की तरफ निकला हुआ हो तो उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, और अंदर की तरफ धंसा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो इस बेसिस पे हमारा स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का हुआ, है ना। चलिए, तो इसको आप लोग पॉज करके फटाफट लिख देंगे, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, है ना। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे लिखे हैं सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। पहला हमने लिखा है रेडियस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो, है ना, कोई भी स्फेरिकल मिरर जो है इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस और स्फेयर, है ना। कोई भी स्फेरिकल मिरर जो है स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता है या स्फेयर का पार्ट होता है। उस स्फेयर के रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और उस, है ना, और उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग बोलेंगे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। एनी स्फेरिकल मिरर is the part
पार्ट ऑफ spherical surface और स्फीयर, है ना। एनी स्फेरिकल मिरर, कोई भी स्फेरिकल मिरर जो है स्फेरिकल सरफेस या स्फीयर का पार्ट होता है ना। द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज known as रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं कि ये एक कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये मिरर किसी न किसी स्फीयर का ही पार्ट होगा। स्फीयर को काट करके ये मिरर बनाया गया होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो मिरर है कन्वेक्स मिरर, ये इस स्फीयर का पार्ट है। तो इसका मान लेते हैं सेंटर ये है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके रेडियस को क्या बोलेंगे? है ना, इसका रेडियस मान लेते हैं r है, तो r को क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और c जो है यहाँ पे, c जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये कौन सा मिरर है? यहाँ पे कौन सा मिरर हो गया ये? इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट हो। और यही मान के चलो कि कॉनकेव मिरर हो। मान लेते हैं ये आपका कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर, तो ये भी किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा। इस स्फीयर के सेंटर को, इस स्फीयर के रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। मान लेते हैं स्मॉल r मान रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए स्मॉल r। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग दूसरा पॉइंट लिखते हैं, पोल क्या है? पोल, दूसरा पॉइंट लिखेंगे पोल। पोल क्या है ना। पोल क्या है? तो लिखेंगे द पॉइंट ऑन स्फेरिकल मिरर with respect to which the position of object and image can be decided। ठीक है, मतलब क्या है? द पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर विथ रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी डिसाइड। मतलब पोल स्फेरिकल मिरर का ही पॉइंट है ना, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन हम लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। समझ में आया बच्चा? जैसे कि आपका ये कन्वेक्स मिरर है और ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये आपका क्या है? कन्वेक्स मिरर और ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो इन जनरल जो पोल जो हम लोग लेते हैं वो मिरर के बीच में होता है। यहाँ पे हम लोग पोल लेते हैं, ये हम लोग पोल लेते हैं। यहाँ पे मिरर का ही पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिसाइड करेंगे। इन जनरल ये कहाँ लेते हैं हम लोग? बीच में लेते हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर के बीच में लेते हैं, है ना, पोल। चलिए ठीक है, जिससे आसानी से हम लोग क्या डिसाइड कर पाते हैं, है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, आगे बढ़े हम लोग।
जल्दी फटाफट लिख लेंगे। चलिए, एपर्चर है ना, एपर्चर किसको बोलते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे एपर्चर किसको बोलते हैं। तो द डायमीटर ऑफ, है ना, द डायमीटर ऑफ सर्कुलर outline the diameter of circular outline, है ना, outline of a spherical mirror is known as aperture, है ना, सर्कुलर आउटलाइन। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका कन्वेक्स मिरर है, क्या है बच्चा, ये कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर, कोई भी स्फेरिकल मिरर जो होता है किसका पार्ट होता है, स्फीयर का पार्ट होता है। तो स्फीयर का पार्ट होगा तो कैसा होगा, ऐसा दिखेगा। तो ये आपका सर्कुलर है ना आउटलाइन, मतलब सर्कुलर आउटलाइन जो है बाहर वाला, ये आउटलाइन यदि इसको ऐसे बनावें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, स्फेरिकल मिरर है ना। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये जो है किसका पार्ट है, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट, ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है ना। तो ये स्फीयर का पार्ट ये है, लेकिन आपका जो ये मिरर है स्फेरिकल मिरर का आउटलाइन ये है, आउटलाइन यानी कि ऐसा कुछ शेप का। आप जब स्फीयर को ऐसे काटोगे, है ना, तो यहाँ से काटोगे तो कुछ इस टाइप का ऐसे दिखेगा। तो ये जो सर्कुलर आउटलाइन है इसका जो डायमीटर हुआ, है ना, ये जो सर्कुलर आउटलाइन है इसका जो डायमीटर हुआ ये डी, है ना, इसको हम लोग डी बोलते हैं। डी को ही क्या बोलेंगे, एपर्चर, एपर्चर, एपर्चर। समझ में आया बच्चा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, एपर्चर बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दिखा। आपका कोई मिरर है, ये सर्कुलर आउटलाइन, ये जो सर्कुलर आउटलाइन ये इस स्फीयर का पार्ट है। तो ये जो डायमीटर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो डायमीटर आप देख रहे हो डी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपर्चर। ठीक है, मान लेते हैं ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, यहाँ पे पोल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। ध्यान देंगे बच्चा, है ना, सर्कुलर आउटलाइन, डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा में हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। एक्सिस किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल and center of curvature of a spherical mirror is known as principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, तो इसका ये हो गया आपका पोल, है ना, ये पोल हो गया। और इसका मान लेते हैं सेंटर कुछ यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों को मिलाने वाला लाइन, ये वाला लाइन, है ना,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर का है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा C, और पोल आपका कुछ बीच में रहता है। तो दोनों को मिलाने वाला लाइन है ना, ये जो मिलाने वाला लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। चलिए फटाफट इसको जल्दी से लिख लेंगे पॉज करके फटाफट। पर एक्सियल रे, पर एक्सियल रे हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब ऐसा रे जो स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट हो, या मिरर पे इंसिडेंट हो, है ना, मिरर पे इंसिडेंट हो विथ वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, तब उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, पर एक्सियल रे बोलेंगे। समझ में आया बच्चों, क्लियर है ना। तो इसी चीज को लिखते हैं, ए रे इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट ऑन द मिरर with very small angle of incidence, then the ray is known as paraxial ray। एक्सियल रे, कौन सा रे बोलेंगे, पर एक्सियल रे। और याद रखना बच्चा, हमारे सिलेबस में यही रे पढ़ना है ना, हम लोग को जो पढ़ना है सिर्फ पर एक्सियल रे के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। और अनटिल अनलेस जब तक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है रे वगैरह के बारे में, है ना, रिफ्लेक्शन विथ कौन सा सरफेस, है ना, कर्व सरफेस या स्फेरिकल मिरर में हम लोग को यदि रे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो समझना है कौन सा रे है, पर एक्सियल रे है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको पर एक्सियल रे बोलेंगे। मतलब पर एक्सियल रे ऐसा हो गया जिस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटा हो, अप टू 5 डिग्री 6 डिग्री तक, अप टू 5 डिग्री तक, ठीक है। तो उसको हम लोग पर एक्सियल रे बोलते हैं, 5 डिग्री 6 डिग्री। चलिए ठीक है बच्चा। छठा में है मार्जिनल रे, है ना, मार्जिनल रे क्या किसको बोलेंगे, जो पर एक्सियल रे नहीं होगा, यदि है ना जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका फाइनाइट हो, है ना, जिसका मेजर कर ले, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, लाइट रे ऑफ फाइनाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। मतलब जो पर एक्सियल नहीं होगा वो क्या होगा, मार्जिनल होगा, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइनाइट हो, है ना, जिसका फाइंड कर सकते हैं, है ना, मतलब बड़ा एंगल हो, है ना, बहुत छोटा नहीं हो, वेरी स्मॉल नहीं हो, फाइनाइट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। जब वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो गया, टेंस टू 0, लगभग 0 के बराबर, है ना। और ये फाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि आपको 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ये सब हम लोग फाइनाइट, है ना, बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल रे बोलते हैं। चलिए फटाफट इसको दोनों को लिख लेंगे मजे में। चलिए बच्चा एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, हम लोग लिखते हैं एन इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद गोज टू पोल, कहाँ पे चला जाता है, पोल पे चला जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, फाइंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना, अभी तो
मान लेते हैं कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका पोल है, ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से चला जाता है? पोल से चला जाता है, ठीक है, कहाँ से चला जाता है? पोल से। अब ये क्या है? सेंटर है और ये स्फीयर का पार्ट है, तो सेंटर से स्फीयर के पार्ट को मिलाएंगे तो यही क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मल। यही क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मल। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, तो रिफ्लेक्शन होता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा देखो बच्चा, ये आपका इसका क्या है? रेडियस है, और ये भी क्या है? रेडियस है। तो रेडियस रेडियस बराबर बराबर, तो ये दोनों साइड बराबर है तो एंगल भी दोनों बराबर, तो ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका आर, ठीक है। तो अब देखो इस ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, ये आर है, ये आर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है तो इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल। ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? आई, है ना, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आई प्लस आर प्लस आर, आई प्लस आर प्लस आर, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और आई और आर बराबर है तो ये भी आई, ये भी आई, तो कितना हो जाएगा? 3i बराबर 180 डिग्री। ये कट जाएगा कितना डिग्री से? 60 डिग्री से। देयरफॉर आई बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री, है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 60 डिग्री, बड़ा एंगल है, तो क्या ये पैराक्सियल रे है ना? पैराक्सियल रे है? बोलेंगे नहीं है ये पैराक्सियल रे, ये मार्जिनल रे है। बाद में आप देखेंगे कि, है ना, स्फेरिकल मिरर से, स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि लाइट जाता है तो कहाँ से पास करता है? फोकस से पास करता है, पोल से नहीं। लेकिन वो कब? जब हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सा रे हो? पैराक्सियल रे, है ना, जो कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि रे लेंगे तो कहाँ से बात जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि आप रे लेते हो तो वो फोकस से जाता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ से चला गया है? पोल से, है ना। लेकिन वो कब जाएगा फोकस से? जब आप पैराक्सियल रे होगा, और चूंकि हमारे सिलेबस में वही पढ़ना है ना, ये पैराक्सियल रे यहाँ पे नहीं था, ये पैराक्सियल रे आपका नहीं है ना। समझ में आया बच्चा? है ना। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे था, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चला गया? पोल पे चला गया, है ना, पोल पे चला गया। तो आप जानते हो कि सेंटर से, है ना, स्फीयर के सेंटर से यदि स्फीयर को मिलाते हो तो उस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल हो गया, है ना बच्चा। और जब नॉर्मल हो गया तो, है ना, रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो जाएगा। अब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, है ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों साइड बराबर, तो एंगल भी बराबर हो जाएगा। एंगल दोनों बराबर, ये भी आर तो ये भी आर। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया आई, तो आई प्लस आर तीनों का सम कितना हो जाना चाहिए? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आई बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 60 डिग्री हो गया। तो फटाफट ये क्वेश्चन को, है ना, लिख लेंगे बच्चा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, मजेदार है। कह रहा ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, एकदम, है ना, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एंड वेरी क्लोज टू इट, मतलब किसके क्लोज है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट क्यू, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के क्यू पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, क्यू पे इंटरसेक्ट करता है। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, क्या है बच्चा? आर है। देन फाइंड सी क्यू निकालना है, प्रोवाइडेड सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका कॉनकेव मिरर है। कौन मिरर है? आपका कॉनकेव मिरर है। ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, और ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल रहा है कि ए रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
वेरी क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है। अब देखेंगे इसका ये मतलब क्या है, क्लोज होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन विथ प्रिंसिप है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन विथ कॉनकेव मिरर कहाँ से पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस को, क्यू पे कट करता है। मतलब ऐसे चला गया, कहाँ पे कट किया, क्यू पे, देखेंगे है ना, ये जो पॉइंट हो गया आपका क्यू हो गया, ठीक है। अब बोला कि इसका रेडियस क्या है, आर है ना, चलिए आर है तो बोल रहा है सी क्यू क्या होगा, हमको सी क्यू बोल रहा है निकालने के लिए, जरा सा ध्यान से देखेंगे बच्चा, सी क्यू। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके मिलाते हैं, है ना, ऐसे मिला दिए, है ना, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। हम बता चुके हैं कि सेंटर से स्फीयर के किसी पॉइंट को मिलाओगे तो वो नॉर्मल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ है ना, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों तो बराबर ही होता है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा चलो ये आई है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, चूँकि पैरेलल है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा आई ही होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चा, दोनों एंगल क्या हो गया हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। चलो हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया बच्चा, ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालें, मान लेते हैं इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए पे इंसिडेंट हुआ और एम जो है हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, एम हमारा परपेंडिकुलर है। तो देखो ये आई और ये आर दोनों बराबर है, तो ये है ना कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो है ना समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये आपका एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। तो यदि यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बच्चा बोलो सी से ए है ना, सी ए को हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, तो सी एम बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई टू, सी एम बराबर आर बाई टू हो जाएगा, है ना, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, आर बाई टू। समझ में आया। चलिए हम इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल सी एम क्यू में। चलिए सी एम क्यू में कॉस आई लेते हैं, ये आप परपेंडिकुलर डाले हो यहाँ से, कॉस आई बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सी एम अपॉन सी क्यू, तो सी क्यू हमारा निकल जाएगा, चूंकि हमसे क्या पूछ रहा है, सी क्यू ही पूछ रहा है, तो सी एम बराबर यहाँ से क्या हो गया, आर बाई टू हो गया, है ना। तो यहाँ से कॉस आई बराबर आर बाई टू इंटू सी क्यू, तो यहाँ से सी क्यू बराबर कितना हो गया बच्चा, आर अपॉन टू कॉस आई, है ना, सी क्यू का वैल्यू इतना हो गया, सी क्यू बराबर आर अपॉन टू कॉस आई। हमारा आई का वैल्यू तो नहीं दिया है, आई का वैल्यू हमको नहीं दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दिया नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि ये जो आपका रे है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो जाता है ना, सिंस इंसिडेंट रे इज वेरी क्लोजर टू है ना प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, यदि प्रिंसिपल एक्सिस है सो आई टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंस टू जीरो हो गया तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पे सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन टू कॉस आई, और कॉस आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे सी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, आर बाई टू। अब समझेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इंसिडेंट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोजर हो जाए, देखो क्लोजर होने से क्या होगा, ये आपका है ना कनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यदि एकदम बहुत क्लोजर हो जाए है ना, तो देखो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो आप ऐसे करके मिलाओगे, ये क्लोजर हो जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। जितना क्लोजर हो जाएगा है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, जितना ही प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोजर होगा
एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही छोटा होते जाएगा। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है ये बहुत छोटा हो जाता है। समझ में आया बच्चा? इसी वजह से है ना आई का वैल्यू बहुत छोटा हो गया, cos 0 का वैल्यू है ना, cos 0 का वैल्यू i टेंस टू 0, तो cos i टेंस टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो r/2 हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए अभी हमने एक पॉइंट जो देखा है ना, अभी जो हमने देखा कि यदि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोजर हो, है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो जाए तो उसी रे को हम लोग क्या बोलते हैं, परेक्सियल रे, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस यदि हो तो रे आपका परेक्सियल रे भी होगा। समझ में आया बच्चा, है ना। तो लिखेंगे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोजर टू इट, incident ray parallel to principal axis and closer to it have a small angle of incident and ray becomes paraxial ray। कौन सा रे हो जाएगा, परेक्सियल रे, है ना। याद रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोजर हो, है ना, तो वो रे क्या कहलाएगा, परेक्सियल कहलाएगा, है ना, परेक्सियल कहलाएगा। मतलब परेक्सियल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चूंकि यहाँ पे बहुत स्मॉल हो गया, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परेक्सियल रे बोलेंगे। मतलब कि कोई भी मिरर है ना, मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोजर हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको यदि ऐसे मिलाएंगे तो ये जो आप एंगल देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, i टेंस टू क्या हो जाएगा 0, वेरी स्मॉल हो जाएगा, i क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। और एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि वेरी स्मॉल हो जाए किसी रे का तो वो रे क्या बन जाता है, परेक्सियल। इस बात को याद रखना है ना, परेक्सियल हो जाता है ना, परेक्सियल रे कहलाता है। तो चलिए, है ना, इसको फटाफट लिख लेंगे हम लोग। कितना पॉइंट तक अभी तक, है ना, कितना पॉइंट लिखे थे, कौन सा पॉइंट हम लोग का चल रहा था बच्चा, है ना, 6 नंबर पॉइंट ना। चलिए 7 नंबर में हम लोग लिखते हैं फोकस, है ना। क्या लिखते हैं बच्चा, फोकस। 7 नंबर पॉइंट है जो हमारा होगा, फोकस होगा, ठीक है, फोकस। 7 नंबर पॉइंट फोकस, ठीक है। इसको हम लोग, है ना, क्या लिखेंगे बच्चा, फोकस। इसको हम लोग F से लिखेंगे। लिखेंगे एनी परेक्सियल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विथ spherical mirror, है ना, passing through a point या
आफ्टर रिफ्लेक्शन विथ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विथ स्फेरिकल मिरर intersect a point on principal axis, then this point is known as focus, ठीक है ना। देखेंगे एनी परएक्सियल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विथ स्फेरिकल मिरर इंटरसेक्ट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, देन दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। मतलब कोई परएक्सियल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। चलिए देखते हैं बच्चा फटाफट, है ना। मान लेते हैं ये आपका कौन सा मिरर है, बोलेंगे बच्चा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, है ना। तो चलिए ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे लेते हैं, लेकिन ये परएक्सियल होनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोजर होनी चाहिए। परएक्सियल रे, है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोजर होता है। चलिए ठीक है, तो ये आपका परएक्सियल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है आपका, है ना, जिस पॉइंट से ये पास करेगा, है ना, जिस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ये आपका फोकस है ना। जैसे कि मान के चलिए कि आपका एक और रे लेते हैं, मान लेते हैं ये एक और रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। इसके बाद ये कहाँ से पास करेगा, तो कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, फोकस। ये क्या है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, है ना। और यदि कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो देखो क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर में, ये आपका पोल है, और याद रखेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इधर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप रे लेते हैं, लिए रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट तो इधर होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस को तो इंटरसेक्ट किया नहीं, तो इसको हमने आगे बढ़ाया, है ना। तो यहाँ पे लग रहा है कि इससे ये पास कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे फोकस बोलेंगे, है ना। यदि आप यहाँ से इसे मिला दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल इस पॉइंट पे, इंसिडेंट पे, है ना, मान लेते हैं ए पे यदि इंसिडेंट हो रहा है तो ए पर का ये नॉर्मल हो गया, है ना। तो कहाँ से पास किया, रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रहा है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड रे है, और इसी रे को हमने इससे बढ़ाया तो कहाँ इंटरसेक्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, एफ पे, तो यही एफ क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो जल्दी फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा, फटाफट लिख लेंगे बच्चा, है ना। चलिए फोकल लेंथ हम लोग दिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल is known as focal length। ठीक है, तो देखते हैं फोकल लेंथ बराबर क्या होगा। फोकल लेंथ बराबर क्या होता है बच्चा, r/2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, जो जस्ट इससे पहले हमने देखा था, है ना। चलिए एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, है ना। फोकल लेंथ आपका r/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ड्राइव फोकल लेंथ
लेंथ बराबर r/2। हमको ये क्या करना है, ड्राइव करना है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, है ना, इसको हम लोग अभी तो जस्ट निकाले ही हैं, r/2 आया था, कुछ नहीं, उसी मेथड से हम लोग निकाल लेते हैं। ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। तो हमको यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी आई ही होगा, है ना। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज जहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ये इसको क्या करेगा, दो भाग में बांट देगा। ये यहाँ से मान लेते हैं ये एम है ना। तो हम लोग इन ट्रायंगल किस में आ जाएं, इन ट्रायंगल CMF में, है ना। याद रखेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं ये A पॉइंट है, तो CA बराबर क्या हो जाएगा, R। तो CM बराबर कितना हो जाएगा, r/2। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अभी जस्ट हम लोग cos I बराबर क्या हो जाएगा, cos I बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, से बेस हो जाएगा CM, हाइपोटेनस है CF। तो यहाँ से CF बराबर क्या हो जाएगा, ये r/2 है, r/2 cos I, है ना। चलिए r/2 cos I हमको निकालना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखेंगे। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ की दूरी है, फोकस से पोल की दूरी, यानी कि FP बराबर क्या हो जाएगा, FP बराबर बोलेंगे CP माइनस CF। और बच्चा यहाँ पे CP कितना है, R, और इधर कितना है, r/2 cos I। और चूंकि ये रे आपका कैसा है, पर एक्सियल रे है ना। कौन सा रे हम लोग को पढ़ना भी है, कौन सा रे, है ना, याद रखेंगे, नहीं कुछ गिवन है और हम लोग को पढ़ना भी है, कौन सा रे, पर एक्सियल रे है। तो यदि रे आपका पर एक्सियल हो तो cos I का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। चूंकि आपका, है ना, ये पर एक्सियल रे है। फॉर पर एक्सियल रे के लिए I टेंस टू 0, तो देन ये इम्प्लाइज करेगा कि cos I टेंस टू क्या चाहिए, 1। तो देयरफॉर FP बोले तो R माइनस r/2, यानी कि r/2। और FP क्या है, फोकल लेंथ। देयरफॉर फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ F, है ना, r/2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका डेरिवेशन हो गया, जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन करके लिखेंगे, है ना, जल्दी से लिखेंगे बच्चा। चलिए स्टार देकर के एक पॉइंट लिख लेंगे। ऑल द अपकमिंग थ्योरी अप्लीकेबल फॉर पर एक्सियल रे। जो अब थ्योरी जो हम लोग देने वाले हैं, जो भी थ्योरी आएगा वो किसके लिए होगा, कि मानेंगे कि रे हमारा किसके लिए है, कौन सा रे है, पर एक्सियल रे। वो इसीलिए लिखे हैं ऑल द अपकमिंग थ्योरी अप्लीकेबल फॉर पर एक्सियल रे, या तो पर एक्सियल रे हो या स्फेरिकल मिरर ऑफ ए स्मॉल एपर्चर। यदि स्फेरिकल मिरर हो, एपर्चर स्मॉल हो, मतलब ये आउटलाइन जो है, आउटलाइन का रेडियस डायमीटर बहुत छोटा हो, तो यदि आपका डायमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, स्मॉल एपर्चर हो जाएगा, तो जितना भी रे हो जाएगा सब कैसा हो जाएगा, पर एक्सियल रे हो जाएगा। तो या तो पर एक्सियल रे हो या नहीं तो आपका क्या हो, स्फेरिकल मिरर ऑफ ए स्मॉल एपर्चर। यदि एपर्चर स्मॉल हो जाए स्फेरिकल मिरर का, है ना, एपर्चर की इसको बोले थे बच्चा, स्फेरिकल मिरर का आउटलाइन का डायमीटर को हम लोग बोले थे, है ना, क्या चीज़ बोले थे, आउटलाइन के डायमीटर को हम लोग एपर्चर बोले थे बच्चा, है ना। तो ये डायमीटर है। यदि ये बहुत छोटा हो जाए, तो बहुत छोटा का मतलब क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए तो स्फेरिकल मिरर ही बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। स्फेरिकल मिरर बहुत छोटा हो जाएगा तो जो भी आपका क्या होगा बच्चा, जो भी रे होगा वो कैसा रे बन जाएगा, पर एक्सियल रे,
है ना, क्योंकि आप जानते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे हो और प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोजर हो, तो यदि स्फेरिकल मिरर यदि बहुत छोटा हो जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप रे लेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोजर ही होगा, तो उस कंडीशन में वो पर एक्सियल रे होगा। और यदि स्मॉल एपर्चर हो तो इन जनरल जो भी रे होगा सारा क्या बन जाएगा, पर एक्सियल रे बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं रूल ऑफ रे ट्रेसिंग। रूल ऑफ रे ट्रेसिंग। रूल ऑफ रे ट्रेसिंग मतलब रे को हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे, है ना, किसके लिए, फॉर परएक्सियल रेज और स्फेरिकल मिरर ऑफ ए स्मॉल एपर्चर, है ना। चलिए पहला जो रूट है ना, हम लोग रूल ऑफ रे ट्रेसिंग का पहला जो रूल हम लोग लेंगे, तो यदि कोई भी मिरर हो, मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर आपने लिया, ये आपका पोल है, ठीक है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फर्स्ट रूल बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे लेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो पहला रूल जो होगा रे ट्रेसिंग का वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कहाँ से पास करेगा बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कहाँ से पास करेगा। चलिए हमने कनकेव ले लिया है तो कन्वेक्स लेते हैं। कन्वेक्स हमने लिया, कन्वेक्स है, ठीक है, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लिया, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास कर रहा है रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, कहाँ से पास कर रहा है, ये फोकस से पास कर रहा है। ठीक है बच्चों, कहाँ से लग रहा है, फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से। तो कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन with spherical mirror after reflection with spherical mirror passes through focus, कहाँ से जाएगा, फोकस से पास करेगा। तो पहला रूल लिख लेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। चलिए बच्चा फटाफट लिख लेंगे इसको पहला रूल। चलिए लिखेंगे कि एनी रे थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन with spherical mirror becomes parallel to principal axis, है ना। चलिए मतलब आपने क्या देखा कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से जाएगा, और यदि फोकस से पास कर रहा है, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, तो फोकस से पास करता हुआ कोई रे जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं
लाइट जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से जाएगा, यदि फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। चलिए सेम कहानी इसमें भी, यदि कन्वेक्स आप मिरर लो, कन्वेक्स मिरर लेते हैं और आप मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस है, मान लो कि रे ऐसा लग रहा है कि कहाँ से कहाँ आ रहा है, फोकस पे आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है ना टोटल 4 पॉइंट है रे ट्रेसिंग का। ये 4 पॉइंट को यदि ध्यान में रखते हैं तो रे को ट्रेस करना आसान हो जाएगा, है ना, इमेज बनाना आसान हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और उसका इमेज बनाना आसान हो जाएगा और रे ट्रेस हम लोग आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो ये आपका क्या था, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, एनी रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, किससे जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिट्रेस इट्स पाथ। क्या कर लेता है, रिट्रेस कर लेता है अपने पाथ को ही, है ना। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो अपने पाथ पे ही रिट्रेस हो जाता है ना। ये रिट्रेस इट्स पाथ मतलब, देखेंगे ध्यान से देखेंगे बच्चा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, ये क्या हो जाएगा इस पे नॉर्मल, और यदि नॉर्मली फॉल करे तो नॉर्मली रिवर्स, है ना, रिटर्न बैक हो जाता है, अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। वही कन्वेक्स मिरर में भी हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर में भी वही बात हो जाएगा। देखेंगे यदि ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और कोई रे ऐसे आ रहा है, लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला है, तो अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस, मतलब रिफ्लेक्ट होके वही पाथ्स को रिट्रेस कर लेगा, है ना, रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ रे अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा, है ना, अपने पाथ पे ही वापस आ जाएगा, उसी पाथ पे वापस आ जाएगा, जिस पाथ से गया है उसी पाथ को पे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, रिट्रेस इट्स पाथ, है ना, रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। चलिए बच्चा जल्दी से ये दोनों पॉइंट को लिखेंगे, एक और पॉइंट है बात की। चलिए चौथा पॉइंट है ना, रे ट्रेसिंग का चौथा पॉइंट है ना, एनी रे इंसिडेंट एट पोल, यदि कोई भी रे यदि पोल पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट सिमेट्रिकली अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखेंगे बात क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये पोल है, तो कोई भी रे यदि पोल पे इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्ट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकली, मतलब जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर ही बनेगा, मतलब ये आई है तो यही आर, दोनों बराबर होगा, मतलब सिमेट्रिकली प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना, रिफ्लेक्ट सिमेट्रिकली अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब दोनों एंगल बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए उस कंडीशन में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन जाएगा, नॉर्मल बनेगा। चलिए यदि वही कॉन्वेक्स मिरर हो, ये कॉन्वेक्स आपका मिरर हो, ये पोल है और इधर कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यदि आपका कोई भी रे यदि पोल पे आए, पोल पे इंसिडेंट हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगा, मतलब जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल ये बनेगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगा, दोनों एंगल बराबर होगा। लगेगा क्या कि ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यहीं है ना क्लास को एंड करते हैं, है ना। अगले क्लास में हम लोग
साइन कन्वेंशन देखेंगे और मिरर फार्मूला देखेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो चलिए आज जितना हम लोग है ना किए हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से उसको नोट डाउन कर लेंगे। जो दिक्कत होगा हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज हम लोग इतने यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे और मिरर फार्मूला देखेंगे, है ना। ये चारों बात को याद रखेंगे रे ट्रेसिंग का। यदि ये चारों पॉइंट को आप याद रखते हैं तो रे को ट्रेस करना आसान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग।